जय हिंद दोस्तों, आप मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर हैं और आज हम DSSP PGT पॉलिटिकल साइंस मेल कैंडिडेट्स एग्ज़ाम 4 जुलाई 2021 का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आप में से काफ़ी सारे साथियों ने इसका PDF मुझे मेल किया है, उन सबको आभार। इस पेपर में पॉलिटिकल साइंस के 180 क्वेश्चंस हैं, उनको हम प्राथमिकता पे लेकर डिस्कस करेंगे। बाकी जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उनको यदि आप लोग चाहेंगे तो हम उनका भी एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन शुरू करें, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स, उनको 2-3 बातें यदि पहले से पता हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ बताते चलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें 300 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसमें 0.25 या इसको 1/4 की भी कह सकते हैं हम, नेगेटिव मार्किंग है। तो 300 जो क्वेश्चंस हैं उनको 20-20 के सेट में आपको करना है, यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे, पेपर शुरू होगा तो 20 क्वेश्चंस का एक सेट खुलेगा और पहले उसको आप फाइनली सबमिट कर देंगे, तभी अगला वाला सेट खुलेगा। यानी 20-20 के सेट को आपको करते जाना है। टाइम बहुत कम है, इसलिए बिना बहुत ज़्यादा समय गंवाए आप लोग क्वेश्चंस करते जाइएगा। और मेरा मत यह है कि एटलीस्ट 220+ क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। बाकी चीज़ें आप अपनी तैयारी के हिसाब से और दूसरा क्वेश्चन पेपर की नेचर के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ये मेरा मत है, ज़रूरी नहीं है कि ये आप पर भी एप्लीकेबल हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ तक इस क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल का सवाल है, तो जितना मैंने इसको समझा है, ये मानिएगा कि लगभग 20-30% क्वेश्चन ऐसे हैं पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन में जिनको डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं 40 या 50% के आसपास वो मॉडरेट हैं, और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं वो एकदम सिंपल हैं, बहुत अधिक डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मेरा मत है, जो जर्नल पेपर है उस पर मेरा बहुत अधिक कमांड नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखें तो जिन कैंडिडेट्स के 60% के आसपास क्वेश्चन बैठ जाएंगे ओवरऑल, मुझे लगता है कि वो काफ़ी सुरक्षित हैं। तो 60% के आसपास यदि आपका स्कोर है तो मुझे लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपका स्कोर लगभग कितना बैठ रहा है, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1972 में सेवा SEWA यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना की? उन्होंने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन नामक गांधीवादी महिला ट्रेड यूनियन के साथ भी काम किया था। तो 1972 में इला भट्ट ने इसकी स्थापना की थी, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिटिकल प्रोसेसेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से हमें बताना है कि सही कथन कौन से हैं। तो इसमें एक तो B और D, ये दोनों कथन सही हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। समूह उनकी एकजुटता और उनके संघर्ष राजनीतिक परिणामों को निर्धारित करने में स्वतंत्र योगदान देते हैं। D है, यह संबंध पहचान योग्य और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य सीमाओं के साथ विशेष कानूनी रूप से गठित संगठनों के माध्यम से तेजी से संरचित है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो PDF भेजी उसमें मैंने सभी में देखा कि कोई PDF ऐसी मिल जाए जिसमें इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हों बच्चे ने क्वेश्चन, लेकिन मिल नहीं पाई। आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लें यदि हिंदी आपको समझ में नहीं आती है तो पेपर करते समय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के लाभों में से एक नहीं है? बहुत सारे विद्वान अभी भी ये मानते हैं, विश्लेषक, कि ब्रिटिश शासन के नुकसान हैं बहुत अधिक, लेकिन उनके कुछ लाभ भी थे। लाभ कौन से थे, गिनिएगा। पूरे भारत को एक प्रशासनिक क्षेत्र के नीचे ला देना, बिल्कुल ठीक बात है। रेलवे बिछाना, आज भी हम लोग उनकी रेलवे सिस्टम की तारीफ करते हैं। सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल ठीक है, चाहे दहेज प्रथा का निषेध हो, बाल विवाह पर रोक की बात हो, ऐसी सभी कुरीतियों पर उन्होंने जो है सुधार के काम किए थे। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार के तहत नौकरियों को प्रोत्साहित करना, तो ये सही नहीं है, यानी उसका लाभ नहीं है। तो ऑप्शन B ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है आपको, लेकिन एकदम सिंपल है, पढ़ते जाइए और टिक करते जाइएगा। सार्वजनिक नीति एक ऐसी कार्यवाही है जो सरकारी प्राधिकरण यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी को पसंदीदा मूल्य के समर्थन में संसाधनों को प्रतिबद्ध करने के लिए नियोजित करती है। ठीक बात है।
यह शक्ति, अधिकार, संसाधन, सूचना और प्रलोभन के प्रबंधन और आवंटन के माध्यम से सार्वजनिक लक्ष्यों यानी पब्लिक गोल्स को प्राप्त करने की एक रणनीति है। बिल्कुल ठीक है। सरकार के लोकतांत्रिक रूपों में सार्वजनिक नीतियों का बड़ा हिस्सा संसद में लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस के माध्यम से बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी हमारी संसद ही ज़्यादातर नीतियों को बनाती है। सार्वजनिक नीति का क्षेत्र बहुत सीमित है, तो यही गलत हो गया इसमें, यानी कि उसका क्षेत्र सीमित नहीं है बल्कि बहुत व्यापक क्षेत्र है। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे तो रक्षा की बात हो, चाहे तो किसी भी फील्ड की बात हो, उसमें पब्लिक पॉलिसी होती है और वो ही जो लक्ष्य सेट किए जाते हैं उनको प्राप्त करने का एक जरिया होती है। तो ऑप्शन इसमें दूसरा ठीक हुआ। नेम, NAM, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। यदि आप में से किसी भी साथी ने सारी वीडियोस देखी हैं तो उसको महसूस हुआ होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस वीडियो डिस्कशन से इसमें दिखे हैं क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पहला शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो नेम का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। नेहरू, नासिर और टीटो, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, कर्नल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे और मार्शल टीटो ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। इन तीनों की तिगड़ी ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नव स्वतंत्र देश हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश स्वतंत्र हुए, जिनको हम आमतौर पर तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी पहचान है, वो अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र संचालन कर सकें और दोनों गुटों यानी साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट से सकारात्मक संबंध रखते हुए किसी के भी प्रभाव में ना रहें। इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और आज इसमें 120 सदस्य हैं। तो ये नेम के बारे में हुआ। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग करिएगा। कम्युनिस्ट पार्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ में यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन समाजवादी पार्टियों की तर्ज पर किया गया था, लेकिन 1924 के बाद उन्हें सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के पैटर्न का पालन किया। ठीक बात है। कम्युनिस्ट पार्टियां डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के सिद्धांत का पालन करती हैं। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म शब्द का प्रयोग किया था 1905 में लेनिन ने। और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का सिंपल मतलब होता है कि जो साम्यवादी पार्टी है उसमें जो निम्न तबके हैं यानी कि जो लोअर कार्यकर्ता हैं वो उच्च जो अधिकारी हैं पार्टी के उनका चुनाव करेंगे, लेकिन जिस समय चुनाव हो जाएगा, चुनाव होने के बाद वो उनके आदेशों का पालन करेंगे बिना किसी इफ और बट के। यानी उसमें लोकतंत्र भी है और उसमें सेंट्रलिज्म भी है। इसी को डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कहते हैं। लेनिन का कंसेप्ट है बेसिकली ये। तो ये भी ठीक हो गया। देखो आगे भी लिखा हुआ है जिसका अर्थ है पार्टी संरचना में सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी, लेकिन केंद्रीयकृत निर्णय लेना और पर्यवेक्षण शामिल हैं। पार्टी में विभिन्न स्तरों पर चर्चा होती है, लेकिन नेतृत्व के निर्देशों का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। शायद फांसीवादी पार्टियों को छोड़कर दुनिया में कहीं भी कोई अन्य पार्टी विचारधारा पर इतनी सख्ती से आधारित नहीं है। तो ये भी ठीक है जितनी कम्युनिस्ट पार्टी हैं। तो ABCD इसमें चारों विकल्प एकदम ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटेन में लोकतंत्र लाने वाला प्रमुख सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है 1832 का सुधार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलिटिक्स इन इंडिया, सिंपल क्वेश्चन एकदम से। पुस्तक किसने लिखी है? तो रजनी कोठारी ने लिखी थी 1970 में। उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973 और एक है रीथिंकिंग डेमोक्रेसी 2005। जहाँ तक अतुल कोहली का सवाल है, इन पे भी आ सकता है क्वेश्चन। उनकी किताब है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है बहुत महत्वपूर्ण, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, शासकीयता का संकट। लुई ड्यूमो का जो एक इसमें नीचे भी क्वेश्चन पूछा गया है, उनकी एक किताब है होमो हायरार्किक्स, कास्ट सिस्टम को लेकर लिखी हुई है। संजीव बरुआ ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ उनकी एक किताब है। तो रजनी कोठारी पे आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भारतीय राजनीति के बहुत बड़े सिद्धांतकार हैं और 1963 में इन्होंने CSDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ नामक एक संस्था की स्थापना की थी। बेंथम ने सन इतने में वेस्टमिनिस्टर की शुरुआत की और वित्त पोषित किया। तो 1824 इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन 3। इंग्लिश ट्रांसलेशन यदि क्वेश्चंस की मिल जाती है तो बहुत सरल हो जाता है। कई बार क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आता कि पूछा क्या गया है। पार्टी हित के प्रति पूर्वाग्रह प्रेजुडाइस
निम्नलिखित में से किस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी के कारण होता है। तो FM मार्क्स नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने 4 प्रकार की नौकरशाही की बात की थी। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी और मेरिट ब्यूरोक्रेसी। ये क्वेश्चन नेट में भी बार बार पूछा जाता है। तो FM मार्क्स का ये बेसिकली डिवीजन है, और उसमें जो ये पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी है, इसमें क्या होता है, स्पॉइल सिस्टम भी कहते हैं इसको, और ये अमेरिका में प्रचलित था। जिस भी दल की सरकार बनती थी बेसिकली वहाँ पे, तो उसी दल के जो समर्थक लोग थे उनको बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पे बैठा दिया जाता था। इसको लूट प्रथा भी या लूट सिस्टम भी कहते थे। तो ऑप्शन ए सही हो गया इसमें। जो आजकल भारत में नौकरशाही प्रचलित है वो मेरिट ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल है। भारत में मेरिट के आधार पर भर्तियां होती हैं ब्यूरोक्रेसी में, इसलिए हम कहते हैं मेरिट ब्यूरोक्रेसी के समर्थक हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन विशेष रूप से जलपक्षी आवास के रूप में किस वर्ष पुष्टि की गई? 1971। तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1969 में हुई, और 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ था? तो ये गठन 1978 में हुआ था मान्यवर काशीराम के द्वारा। काशीराम जी ने कुछ और संगठनों की भी स्थापना की थी, जैसे एक था DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति 1981। उसके बाद 1984 में उन्होंने बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया था, और जो DS4 था वो इसी में विलीन हो गया था। तो ऑप्शन तीसरा सही हुआ इसमें। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था मेधा पाटेकर ने। ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको भी मालूम होगा। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन से, जो उत्तराखंड के चमोली जनपद में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, 1977 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण से अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की थी? आपको मालूम होगा कि पंचायती राज से संबंधित जो पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, उसका गठन 1957 में हुआ था। 1952 में भारत सरकार ने CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना शुरू की थी। इन दोनों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता अध्ययन दल का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कहा था कि एक तो नौकरशाही का रवैया और दूसरा लोगों की कम सहभागिता के कारण ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सके थे, और उन्होंने इस कार्यक्रम के स्थान पर एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, बीच के स्तर पर पंचायत समिति और सबसे उच्च स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया था। और उसी के आधार पर ये मानिए कि 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। लेकिन 1977 में जैसे ही केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो वो जनता सरकार ने ही इस समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। ये एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और संसद सदस्य भी थे। तो इन्हों की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी, और इसका विशेष कारण था पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कथन कारण वाला है ये, यानी रीजन और असर्शन वाला। इसमें जो स्टेटमेंट होता है, एक तो उसको चेक करना होता है कि ये वैलिड है या नहीं है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, और कारण को भी पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद ये देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, यानी जो कथन दिया गया है कारण उसकी व्याख्या करता है या नहीं। राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं, ठीक बात है। दूसरा, भारत में जनमत सर्वेक्षणों ने बार बार दिखाया है कि आमतौर पर लोग उम्मीदवार की तुलना में पार्टी को अधिक वोट देते हैं। तो इसमें सही आंसर है डी, यानी कि ए और आर दोनों कथन सत्य तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने वीमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी? तो ईस्टर बॉसरूप की ये किताब है, और ये लिखी गई थी 1970 में। बेसिकली अर्थव्यवस्था के विकास में उन्होंने महिलाओं की सहभागिता को बहुत महत्वपूर्ण बताया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से 15 सोवियत गणराज्यों में से पहला था जिसने अपनी आज़ादी की घोषणा की? आपको मालूम होगा 1917 में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई थी USSR में,
लेनिन के नेतृत्व में, और 1991 तक ये टिकी रही। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और वो टूटकर 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था। तो इसमें जो पहला था जिसने घोषणा की थी वो था लिथुआनिया। आपको एक बात और बताता चलूँ कि जब ये विघटन हो गया उसके बाद 12 राज्यों ने मिलकर CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की का गठन किया है, जो एक ढीले ढाले प्रकार का संघ कह सकते हैं हम उसको। क्वेश्चन नंबर 19, किस संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र में सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत की थी? तो संघ स्तर और राज्य स्तर, दो स्तर पर पहले से सरकारें थीं, लेकिन 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो 73वां लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को और 74वां लागू हुआ था 1 जून 1993 को, इनके माध्यम से क्रमशः ग्रामीण और शहरी निकायों की स्थापना की गई थी और ये सरकार का तीसरा रूप थे। इनको थियरी में यदि हम कहेंगे तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहेंगे। इसके बारे में हम पुरानी वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। दी ब्यूरोक्रेटिजेशन ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ब्रूनो रिजी ने ये किताब लिखी है और ये किताब लिखी गई थी 1939 में। इसमें बेसिकली जो स्टालिन के समय का सोवियत संघ है उसमें उसके बारे में रिजी ने ये कहा है कि वो जो है एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में तब्दील हो गया है, यानी वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। और वो कहता है कि जिस प्रकार से पूंजीवादी समाज में जो पूंजीपति हैं वो अच्छी स्थिति में रहते हैं यानी वो नियंत्रण करते हैं, वैसे ही इस व्यवस्था में भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने सारे तंत्र को जकड़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, ये 7th सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1957 में इस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। यह दुनिया में पहली बार था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई थी। तो 1957 में केरल में ये सरकार बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की और इसमें मुख्यमंत्री थे EMS नंबूद्रिपाद। तो ये सच में दुनिया में पहली बार हुआ था जब ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई थी, वरना तो क्रांति के माध्यम से इनका कंसेप्ट था कि क्रांति करो और सत्ता हासिल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता का प्रकार नहीं है? बिल्कुल सिंपल है, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के मध्य डिफरेंस किया था AB डायसी ने। वास्तविक और नाममात्र की यानी नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से संबंधित है, जिसमें जो नॉमिनल हेड होता है राष्ट्रपति, उसमें नाममात्र की सत्ता रहती है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद। डी जूरी और डी फैक्टो सॉवरेनिटी को हम बेसिकली ऐसे देख सकते हैं कि इसमें सत्ता ऑफिशियली टेक्निकली यानी कानून के हिसाब से किसी एक व्यक्ति में निहित रहती है या किसी एक संस्था में रहती है, जबकि वास्तव में उस सत्ता का प्रयोग कोई दूसरा कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में है, वहाँ के जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है वो डी जूरी यानी कानून के हिसाब से संप्रभु है, लेकिन वहाँ पर डी फैक्टो जो संप्रभुता है वो कहीं ना कहीं वहाँ की सेना में और जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं वास्तव में। तो ये डी जूरी और डी फैक्टो का भेद हुआ। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है ये संप्रभुता का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्स ने अपने विचारों के इतिहास में 3 मुख्य व्याख्याएं रखी हैं कि कैसे मानव समाज वर्षों में विकसित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो और सुविधा हो सकती थी, ये फिलहाल इसमें ऑप्शन 3 बताया गया है यानी कि यथार्थवादी व्याख्या। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाने के लिए कब कहा था? 1967 में। क्वेश्चन नंबर 5, एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोफ ने इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र गठबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन में किया था? तो ये था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उस समय इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था और उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सेना गई थी अमेरिका के नेतृत्व में और उसका नेतृत्व कर रहे थे नॉर्मन श्वार्ज़कोफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में 5 ईयर प्लान्स का विचार कहाँ से अपनाया गया था? तो ये USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने
वो समाजवादी व्यवस्था से खासे प्रभावित थे। उन्होंने सोवियत संघ का दौरा भी किया था और वहाँ पर जो प्लान्ड इकोनॉमी के माध्यम से तीव्र ग्रोथ था, यानी कि बहुत फास्ट डेवलपमेंट था, उससे बहुत प्रभावित हुए थे और यहाँ पर भी उन्होंने इस प्रकार के सिस्टम को अपनाने की बात की थी, अपनाया था। लेकिन भारत में उन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को अपनाया था, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलजुल कर सह अस्तित्व में काम करते हैं। और ये योजनागत जो विकास का विचार था, इसको साकार करने के लिए 15 मार्च 1950 को कार्यपालिका के एक आदेश द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मेघालय को असम से अलग करके कब बनाया गया था? 1972 में ऐसा हुआ था। बाकी जितने राज्यों का गठन हुआ है उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ इस पोर्शन से क्वेश्चन बनता ही है। UNFCCC का विस्तार करें, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 21 मार्च 1994 को ये कन्वेंशन इन्फोर्स हुई थी, 21 मार्च 1994। भारत की पहली प्रमुख वैज्ञानिक नीति संकल्प का मसौदा किस वर्ष तैयार किया गया था? 1958 में ये तैयार किया गया था। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा? ये आर्टिकल 48 में कहा गया है। नीति निर्देशक तत्वों से कई सारे क्वेश्चन हैं। आपको मालूम है कि इनका उपबंध किया गया है आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वो हैं आप लोग उनको देखते जाइएगा। जहाँ तक 148 का सवाल है तो उसमें कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद का प्रावधान है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जो क्रमशः हैं 39 क, 43 क और 48 क। 39 क में लिखा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 43 क में लिखा गया है कि जितने उद्योग धंधे हैं उसमें कामगारों का प्रबंधन में सहभागिता होगी। और 48 क में लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण का विषय। क्वेश्चन नंबर 11, किसने तर्क दिया कि संप्रभुता एक सामाजिक अनुबंध का निर्माण है और संप्रभु वह व्यक्ति या सभा है जो सामान्य उद्देश्य के लिए वसीयत के लिए अधिकृत है? ये स्टेटमेंट है थॉमस हॉब्स का। थॉमस हॉब्स के हिसाब से समझौता कुछ इस प्रकार से हुआ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बाकी लोगों से कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या समिति को सौंपता हूँ, ताकि ये एक कानून व्यवस्था का निर्माण कर सके, हमें सुरक्षित कर सके, बशर्ते आप भी अपने ऊपर शासन करने का अधिकार, अपनी स्वतंत्रता इसे इस रूप में सौंप दें। ऑप्शन डी ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 कथन सही हैं, 1 गलत है। तो ये सिद्धांत कानून अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, यही गलत है। आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बेसिक डिफरेंस ये है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं, उनको कोई वायलेट करता है, लागू नहीं करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, जबकि DPSPs ये एनफोर्सेबल नहीं है। तो बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही, ये ऑप्शन ठीक हो गया। बाकी और पढ़ के भी देख सकते हैं हम लोग। संविधान राज्य को शासन में उन्हें मौलिक मान्य और कानून बनाते समय उन्हें लागू करने का आदेश देता है, बिल्कुल ठीक बात है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में राज्य की एक अधिक प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका भारत के संविधान द्वारा DPSPs के माध्यम से सौंपी गई थी, ये भी ठीक बात है। मौलिक अधिकारों सहित संविधान की व्याख्या करते समय न्यायालयों को उनके द्वारा निर्देशित किया जाना है, बिल्कुल ठीक है। ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि बाकी 3 कथन सही हैं, तो इसमें आप पढ़ते जाइए। संप्रभुता का निर्धारण होना चाहिए, यह एक व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर में रहता है, बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया भी है। यदि एक निश्चित मानव श्रेष्ठ स्वभावतः उसी प्रकार के किसी अन्य मानव श्रेष्ठ के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त ना हो और समाज के बाकी लोग उसके आदेशों का पालन स्वभावतः करते हों, तो उस समाज में
वह व्यक्ति यह निश्चित मानव श्रेष्ठ संप्रभु है और वह समाज उस निश्चित मानव श्रेष्ठ सहित एक स्वतंत्र और संप्रभु समाज है। ये उसकी डेफिनेशन है। तो ऑप्शन इसका ए तो ठीक है। फिर दूसरा है व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं भी संप्रभु से समाप्त होती हैं और व्यक्तियों की संप्रभुता के संचालन को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। इसमें यही गलत है, ऑप्शन दूसरा। बाकी तीसरा पढ़ेंगे। राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है, बहुत कॉमन सी बात है। संप्रभुता राज्य के 4 तत्वों में से एक है, मैं बता चुका हूँ। संप्रभु राज्य में सर्वोच्च शक्ति है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 में युद्ध के बाद अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, जिसका प्रमुख काम ये था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करे, उसमें मदद करना। और इसमें जो प्रधानमंत्री थे, हालांकि प्रधानमंत्री का पद नहीं था उसमें, उसका नाम था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लियाकत अली खान उसमें जो है अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। बिल्कुल संविधान का आर्टिकल उठा के रख दिया गया है और ये आर्टिकल है 41। आर्टिकल 40 में आपको पता है पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की बात की गई थी। आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात की गई है। और जो आर्टिकल ये 47 है, इसमें पोषाहार का स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए पब्लिक हेल्थ के सुधार की बात की गई है। 1947 की शुरुआत में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना किसके साथ की गई थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स के साथ ये इस संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करते हैं? तो 2 स्थितियों में करते हैं। पहला तो आम चुनाव के बाद करते हैं और दूसरा जो प्रत्येक साल का पहला सत्र होता है उसमें जो है दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। आपको मालूम है कि भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं, उसमें साल का जो पहला सत्र होता है राष्ट्रपति संयुक्त रूप से दोनों सदनों को उसमें संबोधित करते हैं। ये भी लिखा हुआ है संविधान में कि संसद के सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18, एक कानूनी कार्यवाही जिसके दौरान किसी व्यक्ति के किसी पद या सरकारी विशेषाधिकार को चुनौती देने के अधिकार को चुनौती दी जाती है कहलाती है। तो ये बेसिकली को वारंटो रिट से संबंधित है, जिसमें कोर्ट किसी व्यक्ति से ये पूछता है कि आप किसी पद पर किस आधार पर बने हुए हैं, और यदि वह व्यक्ति उस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाता है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। विकास का सोशलिस्ट मॉडल किससे संबंधित था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये सोवियत संघ से संबंधित था। बेसिकली सोवियत संघ के प्रभाव वाले जो देश थे, या तो कहें कि जहाँ पे समाजवादी मॉडल लागू हुआ था, वो पूर्वी यूरोप के देश थे। पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी मॉडल था जिसका नेतृत्व किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, जो पूंजीवादी गुट था उसके सैनिक संगठन थे नाटो, सियाटो और सेंटो। नाटो, सीटो, सेंटो बोलते हैं इसको। और जो ये था हमारा समाजवादी गुट, इसके थे वार्सा पैक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक निवासी स्वस्थ दिमाग का वयस्क नागरिक और अपराध, भ्रष्टाचार या अवैध व्यापार के आधार पर कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं होने वाले व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है? आर्टिकल 326, इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। आपको मालूम हो कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार की ये व्यवस्था दुनिया में पहली बार एक ही समय में एक साथ केवल भारत में लागू की गई थी। अन्यथा बाकी जितने भी देश हैं वहाँ पर महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था। दुनिया में पहली बार 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। 1919-20 में अमेरिका में मिला, 1928 में ब्रिटेन में मिला और 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था।
क्वेश्चन नंबर 1, पार्टियां निरपेक्षता की प्रवृत्ति के खिलाफ एक जांच, ये चेक शब्द है, रुकावट होना चाहिए, रुकावट के रूप में कार्य करती हैं, जिसे और किस रूप में भी जाना जाता है। तो निरपेक्षता यानी कि ये बेसिकली एब्सोल्यूट पावर के लिए यूज हुआ है। जहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था होती है वहाँ पर निरंकुशता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये उसको रोकती है। जबकि तानाशाही और बोनापार्टवाद ये दोनों उसी से जुड़े हुए हैं। किस वर्ष भारत के चुनावों में पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया था? तो ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसमें बेसिकली 3 मशीनें होती हैं। एक होती है बीयू बैलेट यूनिट, जिसका हम बटन दबाते हैं, एक होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, और एक होता है वीवीपैट। वीवीपैट की फुल फॉर्म पूछी ही जाएगी किसी न किसी एग्जाम में, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी जिसमें वो पर्ची निकलती है उसको हम वीवीपैट कहते हैं। तो 2004 के चुनाव में ये पूरी तरह से भारत में शुरू कर दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी 1982 में केरल में एक जगह थी पेरावूर करके, वहाँ पर असेंबली के बाई इलेक्शन थे, वहाँ पर पहली बार जो है ईवीएम का उपयोग शुरू किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कहते हैं। एक्स ऑफिशियो का बेसिक मतलब ये होता है कि वो जब तक अपने मूल पद पर बने रहते हैं तभी तक वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। तो उनका मूल पद क्या है? उपराष्ट्रपति होना, यानी जब तक कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति रहेगा उसी दिन तक वो राज्यसभा का सभापति भी रहेगा। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से काफ़ी मैच खाता है, और उसके संबंध में एक विशेष बात यह है कि उसको हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो पहली बार राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। 1997 में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए श्री इंद्र कुमार गुजराल किसके सदस्य थे? तो ये राज्यसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इंदिरा गांधी और इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की 3 वित्तीय समितियां हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं जिसको, और तीसरी है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी पहली और तीसरी जो समिति हैं उनकी बनावट एक जैसी है। उन दोनों में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से जाते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति में होते हैं 30 सदस्य, यानी सदस्यता के हिसाब से बड़ी है इन दोनों से, और इसमें 30 के 30 लोकसभा से जाते हैं। कार्यकाल एक ही वर्ष का होता है अमूमन। निम्नलिखित में से कौन सिविल केस के दायरे में नहीं आता? तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन है, हालांकि लॉ से जुड़ता है लेकिन बहुत सरल है। पति और पत्नी के बीच तलाक एक सिविल मामला है, संपत्ति भी सिविल मामले में आता है, अनुबंध का उल्लंघन भी, लेकिन जो लूट है वो एक क्रिमिनल मामला बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिटिकल एनालिसिस में यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति उन कार्यों का उपयोग करते हैं जो उन्हें सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। तो ये खेल सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। खेल सिद्धांत की शुरुआत बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में यदि हम देखेंगे तो जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न ने की थी। 1944 में एक किताब आई थी, थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। इन दोनों ही ने ही ये किताब लिखी थी। ईस्टर्न का वैचारिक ढांचा इतने चरणों में विकसित हुआ, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है यही समझ में नहीं आया है, तो यही ठीक होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी ने 1959 में इस पार्टी का गठन किया था, और इसमें बेसिकली वो लोग थे जो उदारवादी अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे, यानी कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव पूंजीवादी तंत्र की तरफ था। लेकिन 1974 में ये इस डिसॉल्व हो गई थी और इसका लोकदल में विलय हो गया था। तो सी राजगोपालाचारी जो भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, उसके बाद राष्ट्रपति का पद आ गया था, इसलिए वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 10, 19 मार्च
2003 को अमेरिका ने किस कोड नेम के तहत इराक पर अपना आक्रमण शुरू किया था? तो ये था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से, और ये 19 मार्च को शुरू हुआ, 1 मई को ख़त्म हुआ था। वहाँ पर सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया था। ट्रिग वैली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे और वो नॉर्वे के थे। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। आगे बढ़ते हैं, वो पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह भारतीय नेता जो भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता हैं? तो सी राजगोपालाचारी ही हैं इसमें। हालांकि पहली बार मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, लेकिन इसमें जो नाम है उनमें राजगोपालाचारी को ही पहले मिला था। मध्य एशिया के किस देश ने 10 वर्षों तक चले गृह युद्ध को देखा? तजाकिस्तान इसमें सही आंसर है। 1974 की रेलवे हड़ताल का आह्वान जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में किया गया था, जब वह ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के अध्यक्ष थे। ये बहुत बड़ी हड़ताल थी अपने समय की, और आपको मालूम हो कि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 15, राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर, जो तमिलनाडु की एक जगह है, वहाँ पर एक चुनावी रैली थी। उसमें जाते समय राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हत्या की थी उन्हीं के 2 गार्ड्स ने, जिनके नाम थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, मालदीव के राजनीतिक मामलों में किस पार्टी का दबदबा है? तो मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर सकती है और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं और इंडिया सर्विसेज की स्थापना कर सकती है? तो ये 2 स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की। एक तो ये है आर्टिकल 312 में, और इससे पहले एक है आर्टिकल 249 में। आर्टिकल 249 में ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? तो 1977 में पहली गठबंधन सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी थी, और इसमें 2 उप प्रधानमंत्री थे। एक थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे बाबू जगजीवन राम। अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इस्तीफा की वजह से, मृत्यु की वजह से या महाभियोग की वजह से, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है? भारत के जैसी व्यवस्था है, उपराष्ट्रपति जो है वहाँ पर पदभार ग्रहण करता है। लाल साम्राज्य, यूएसएसआर को कहते हैं लाल साम्राज्य, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विघटित हुआ था? तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और 15 स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए थे। उनमें से 12 ने मिलकर CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन किया है। 3 स्वतंत्र रूप से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला पुस्तक किसने लिखी है? तो इस किताब पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन 1966 में लिखी थी ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ग्रैनविल ऑस्टिन अमेरिकी इतिहासकार हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर PhD की थी। उसके बाद उन्होंने ये 2 किताबें लिखी भारत के संविधान पर। पहली 1966 की मैंने बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, और दूसरी 1999 की यानी कि 1999 की वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस। पहली किताब में उन्होंने भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रम पर टिप्पणी की है, और दूसरी किताब में भारतीय लोकतंत्र के 4 दशकों का जो कार्यक्रम है उसकी समीक्षा की है, उस पर कमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लंबे समय से ये डिबेट चली आ रही थी, एक कॉन्फ्लिक्ट चला रहा था जुडिशियरी और सरकार के मध्य कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उसमें 11 जजों की पीठ बैठी थी। आपको मालूम हो, जब किसी पिछले फैसले को पलटना होता है तो उससे बड़ी पीठ बैठती है जितनी पहले कभी उस मामले में बैठी थी।
तो केशवानंद भारती के मामले में 13 जजों की पीठ बैठी, जो बहुत बड़ी बेंच थी। एक फॉर्मूला निकाला गया बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का। इसमें ये कहा गया कि संसद की जो संशोधन की शक्ति है वो असीमित है, माने तो वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उस संशोधन से संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को कोई क्षति ना पहुंचे, यानी वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। जैसे सेकुलरिज्म, या तो कहें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संघवाद, ये बेसिकली मूल ढांचे में आते हैं। और मूल ढांचे में क्या आएगा, ये अधिकार जो है न्यायपालिका का ही है। सुप्रीम कोर्ट ही समय समय पे ये बताएगा विभिन्न मामलों में कि कौन सी बातें मूल संरचना का हिस्सा हैं। तो ये मामला हुआ 1973 का, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक बार संसद में बजट पेश होने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयकों को इतने दिन के भीतर पारित करवाना होता है। तो ये अवधि है 75 दिन। इसके बाद गिलोटिन हो जाता है। लोक अदालत में आमतौर पर कौन सा मामला नहीं आता, तो लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित किया जाता है। इसमें जो बहुत माने तो छोटे छोटे मामले होते हैं वो आते हैं, जैसे विवाह के मामले, मजदूर मुआवजा के मामले, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे का मामला। लेकिन ऐसा मामला जो किसी कोर्ट में पहले से चल रहा हो, वो बिना उस कोर्ट की अनुमति के लोक अदालत में नहीं आ सकता। हत्या जैसे बड़े मामले जो हैं इसमें नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निकोमाचुस इस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था। तो अमीनटास नाम के कोई ये राजा थे, इनके दरबार में ये दरबारी चिकित्सक थे। MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन है ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि व्यापार में तरजीही देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए किन्हीं देशों को हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देते हैं, जिनसे हम व्यापार और जो वाणिज्य है उसमें प्राथमिकता रखते हैं। दूसरा, जो टैरिफ वगैरह लगाते हैं उनमें भी कुछ छूट उनको रहती है। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने छीन लिया था, तभी से टर्म भी चर्चा में आया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। आपको मालूम हो कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बार बैठी, तब विधिवत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था, जो अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और ऐसा कहा जाता है कि यही उद्देश्य प्रस्ताव थोड़ा बहुत रिफाइन होकर आज भारत की उद्देशिका है। मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा क्या है? ये मुख्य परीक्षा की जगह मुख्य मानक, मतलब जिससे हम नाप सकते हैं कि किसी समाज में अन्याय हो रहा है, तो ये है एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण। 9, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय के 10 सिद्धांतों में नहीं है? एकजुटता, मानव की मर्यादा यानी ह्यूमन डिग्निटी, और राजनीतिक विचारधारा का प्रचार, तो यही इसका हिस्सा नहीं है, राजनीतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार। फ्रेडरिक विल्हम नीत्शे ने प्लेटोनिज्म को ईसाई धर्म के बौद्धिक पक्ष के रूप में चित्रित किया है। कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जाती है। आपको मालूम हो कि कल्याणकारी राज्य का जो शब्द है वेलफेयर स्टेट, उसको आर्क बिशप टेम्पल ने यूज़ किया था पहली बार। उसके बाद 1942 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, लॉर्ड वेबरिज रिपोर्ट। लॉर्ड वेबरिज बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने माना कि जो 5 डिसीज़ हैं समाज की, 5 बुराइयां हैं, उनको दूर करना, उनसे मुक्त करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। और वो डिसीज़ कौन सी हैं, वो बुराइयां कौन सी हैं? सबसे पहले वांट, यानी कि भूख या हंगर कह सकते हैं इसको। डिसीज़ बीमारियों से, इग्नोरेंस अज्ञान से, स्क्वेलर गंदगी से, और आइडियलनेस यानी बेरोजगारी से। दोबारा से दोहरा देता हूँ, वांट, डिसीज़, इग्नोरेंस, स्क्वेलर और आइडियलनेस। तो वेबरिज रिपोर्ट में लिखा था कि इन 5 बुराइयों से मुक्ति दिलाना राज्य का प्रमुख दायित्व है। यहीं से वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अस्तित्व में आता है। आर्क बिशप टेम्पल का मैंने नाम लिया था, तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही 1942 में एक किताब लिखी थी, क्रिश्चियनिटी एंड सोशल ऑर्डर। उसी में उन्होंने
ये जो शब्द है वेलफेयर स्टेट उसको यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 12, एक परराष्ट्रीय राज्य को विभाजित संप्रभुता होने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुस्तक रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695 में, ये जॉन लॉक की किताब है। एक और किताब उनकी मैं बताता हूँ आपको, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ये भी उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। लॉक का पहला आलेख इस वर्ष में प्रकाशित हुआ था 1679 to 1680। बारकर ने कहा था कि जेएस मिल हॉलो लिबर्टी यानी खोखली स्वतंत्रता का मसीहा है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है, बार बार पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है। आपको पता होगा कि महाभियोग की शक्ति संसद के पास है और राज्यपाल को हटाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अरस्तु का जन्म स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था जो उत्तरी यूनान में आता है। हु वर दी शूद्राज, ये किताब ऊपर भी पूछी गई है, जब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगी ये। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन हो गया। बी आर अम्बेडकर की किताब है हु वर दी शूद्राज। आपको ये शायद मालूम भी होगा पहले से। 1946 की ये किताब है और 1936 की उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में परिकल्पित 3 प्रकार की सेवाएं हैं? तो भारत के संविधान में ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज का जिक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के बारे में नहीं है? तो फोर्स थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, डिवाइन थ्योरी, ये है ब्रेड सिद्धांत जैसी कोई थ्योरी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में नहीं है। तो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जल्द ही वो भी अपलोड होगा चैनल पर। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। बाकी जितने भी साथी हैं उनको भी चैनल से जोड़िए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।